ओके ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस करना। मैं थोड़ा सा, पहली क्लास है आज, ये पहला लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं थोड़ा सा बता दूं किस तरह से हम चलेंगे इसमें और आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज कौन से चैप्टर के, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस आप बिल्कुल पाएंगे, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और ये पहला जो लेक्चर है ये हम यूट्यूब पर भी पब्लिश कर देंगे जस्ट फॉर प्रमोशन। और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं या ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है। हर एक लेक्चर आपको इसी क्वालिटी का मिलेगा जो क्वालिटी की चीजें हम आज करेंगे। क्वालिटी के साथ ऑब्वियसली अपन कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। आपको करना क्या है, ये चीज का ध्यान रखिए। देखिए, आपको ऐसे ही मैं एक हफ्ते पहले बता दिया करूंगा या 3-4 दिन पहले बता दिया करूंगा कि हम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। आप वो चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरे लेक्चर्स के थ्रू करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड अभी हम देखते हैं कितने देर में हो पाता है, लगभग 1.5 घंटे की या 1 घंटे की जो भी सेशन है वो करेंगे। और मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन रखूंगा, पीडीएफ यहाँ पर ओपन रहेगा, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और आपको मैं बोल दूंगा यार चलो 3 मिनट है या फिर 5 मिनट है, जैसा भी है, उस क्वेश्चन के लिए कुछ समय दे दूंगा। आप उस समय में सॉल्व करिएगा प्रॉपरली, ठीक है। और फिर आपका आंसर आ जाएगा तो आप चैट पर आंसर बता दीजिएगा, चैट में आप आंसर बता दीजिएगा। हाँ, आप अगर इधर उधर इंटरनेट से सर्च करके आंसर बता रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसी बचकानी हरकतें मत करिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर लाइव क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है अगर आप ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो सब आई होप करेंगे, नहीं करेंगे, आप खुद से सॉल्व करिएगा और फिर हम हर क्वेश्चन के बाद बढ़िया उसका सॉल्यूशन देखेंगे, करेंगे सॉल्यूशन और कुछ तरीके देखेंगे उसमें कि कहाँ गलतियां हो सकती थी, क्या है, मतलब एक तरह से एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं काम। सो हो सकता है अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले देखा हो कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसको उठाइए और ये करते हैं। आइनिक पर है ये शायद, एंड आई विल गिव यू 3 to 4 minutes फॉर दिस। चल, मैं साइड हो जाता हूं अभी, आप सॉल्व करिए इसको पहले, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि संडे को ही होगा सर, मेंस के पहले। हाँ, मेंस के पहले ले लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंस के बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल मेंस के बच्चे भी कर सकते हैं, वेब पर भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, हो गया, हाँ बिल्कुल मेंस के बच्चे कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस आप देखिए, आज का सेशन करिए, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करिए। Sir, I didn't did ionic equilibrium and rest physical chemistry, so I am late. So will be available as recorded. हाँ हाँ, available, recorded obviously available रहेगा बेटा, रिकॉर्डेड ऑब्वियसली अवेलेबल रहेगा, सब चीज रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी।
हाँ, नेक्स्ट सेशन भी इसी चैप्टर के होंगे बेटा, इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेशन भी होंगे, तो ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो आराम से, ठीक है। चलो तो करते हैं बात इस क्वेश्चन पे अब, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन प्योर वाटर, और सल्फाइड आयन की हाइड्रोलिसिस हमें एज्यूम करने को बोला गया है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो कुछ बात ऐसी लग रही है कि वी हैव MnS ओवर देयर, और MnS डिसोसिएट होता है Mn+2 और सल्फाइड में, Mn+2 और सल्फाइड में ये डिसोसिएट होता है। अब यहां बात करी जा रही है कि ये जो सल्फाइड आयन है इसने हाइड्रोलिसिस कर ली है। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है ऐसा मानना पड़ेगा। जी हाँ, सल्फाइड हाइड्रोलिसिस कैसे करता है, देखो मैं यहां पर आपको चीजें पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, लेक्चर पढ़ के आए होंगे तभी होगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और इसमें क्या क्या हो सकता है वो बात करेंगे। मैं आपको, जैसे मैंने कह रहा है हाइड्रोलिसिस करेगा सल्फाइड, तो मैं आपको यहाँ हाइड्रोलिसिस बताने नहीं बैठूंगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैच्योर एक्ट करिएगा। This will take H plus and this will be OH minus. Yes, this is kind of anionic hydrolysis generating OH minus ions. अब MnS है, टूटा रहा होगा, कितना टूटा होगा, ये टूटा होगा S और S मान लीजिए, इसकी सॉल्युबिलिटी जो भी है आप यहां पर मान लीजिए, दिस इज S, दिस इज ऑल्सो S, S सॉल्युबिलिटी है, कंसंट्रेशन बता रहा हूं मैं इसका। और अब इसमें से कुछ पोर्शन हाइड्रोलिसिस कर रहा है। अब बात यह है कि चलो इसका मुझे KSP तो पता है, मैंने इसका KSP लिख लिया, दिस इज एक्चुअली Mn+2 का कंसंट्रेशन, दिस इज एक्चुअली Mn+2 का कंसंट्रेशन इनटू सल्फाइड का कंसंट्रेशन, ये मैंने लिख दिया इधर। बट अब जब बात यहां हो रही है तो इसका K क्या होगा, इसका KH क्या होगा, आपको पता होगा ये रिजल्ट कि KH इज एक्चुअली इक्वल टू KW अपॉन Ka2 आएगा ना यहाँ पर, बिकॉज ये HS माइनस बन रहा है, याद करो Ka2 आएगा। तो अब ये Ka2 क्या वैल्यू दिया हुआ है, Ka2 is 10 raised to the power minus 14, तो दिस इज 10 raised to the power minus 14 that is 1। तो ये KH जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिख रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा तो नहीं है, आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा है ये, है ना। KH 1 है, बट आप मान लीजिए जब KH 1 होगा तो काइंड ऑफ आप इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल जैसा कंसिडर कर सकते हो। याद करो ये केसेस आपको पढ़ाया हुआ है, कंसिडर इट टू बी इरिवर्सिबल काइंड, मतलब ठीक ठाक बड़ा माना जाता है वन को भी, ऐसा नहीं है कि छोटा है, वन को भी ठीक ठाक बड़ा माना जाता है। चलो देखते हैं अगर हम इसको इरिवर्सिबल मान लें तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेट अस ट्राई। तो KH 1 आ रहा है, अब मैंने इसको इरिवर्सिबल कंसिडर करने का मतलब क्या होता है, देखो 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 ध्यान से, ये S है, अब इरिवर्सिबल मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा चला गया रिएक्शन आगे, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरा आगे चला गया, तो ये मान लो S माइनस अब पूरा आगे चला गया, इसका मतलब क्या कि ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, और ये इतना ही बन गया S, और ये भी इतना ही बन गया, दैट इज S, ऐसे ही होता है, ये भी इतना ही बन गया, दैट इज S, ये भी S और ये भी S, ये S बन गया, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, यहां से खत्म होगा तो साइमल्टेनियसली यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां भी खत्म होगा, यहां भी खत्म होगा, लेकिन क्या हम इसको 0 लिख दें, बताओ जल्दी, हाँ या ना बोलो, क्या हम इसको 0 लिख दें, सल्फाइड के नीचे से 0 लिख दें क्या, कि 0 सर पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, ऐसा 0 लिखा करते हैं क्या, क्या बताया लेक्चर्स में, ऐसे 0 लिखना अच्छी बात है क्या, ऐसे 0 तो नहीं लिख सकते, है ना, नहीं लिख सकते 0, तो हम उसको X मान लें या A मान लें, कुछ ऐसा मान लें, लेकिन हाँ हमारे दिल में ये बात होनी चाहिए कि ये जो 0 है, ये जो X है या A है, ये बहुत छोटा अमाउंट होगा, ये बहुत छोटा अमाउंट होगा, कुछ इस तरह से ये बात हमने करी है लेक्चर्स में, दिस इज X मान लीजिए और दिस इज ऑल्सो X,
ये लगभग बहुत छोटा अमाउंट होगा बट x है। अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम हियर आई कैन से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज s स्क्वायर बाय a, सॉरी x है यहां पर, x मैंने माना है, बाय x, दिस इज इक्वल टू 1 एंड हियर s into x is equal to ksp, s into x is ksp, ksp की वैल्यू शायद दी हुई है, ksp 2.5 into 10 raised to the power minus 10, 2.5 into 10 raised to the power minus 10, this is the ksp given, okay, this is the ksp given and यहां से मुझे s चाहिए, तो मैं x की वैल्यू एक्चुअली में s स्क्वायर ही है, तो x की वैल्यू s स्क्वायर ही है, तो यहां से मैं पुट करूंगा तो आई विल गेट s क्यूब एज 2.5 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 10, ये मुझे मिलेगा s क्यूब। और अब s क्यूब आ जाने के बाद मैं इजिली इसका क्यूब रूट यहां से पता कर सकता हूं, क्योंकि ये देखो डेटा दिया हुआ है 0.25 इज एक्चुअली 0.63 का क्यूब। सो और यहां भी मेरे पास ऐसा ही कुछ नंबर आया है, तो मैं इसे लिख सकता हूं s क्यूब इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 10 है, कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या, 10 की पावर माइनस 10 है के 2.25, सो शायद ऑल्सो गिवन दिस इज इक्वल टू 0.25, ठीक तो लग रहा है यार, अगर इसको 0.25 करेंगे सो दिस विल बी -9 काइंड ऑफ, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, अब s क्यूब है तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, ये था कितना कितना आया था ये 0.63, क्यूब रूट यही आएगा इसका 0.63 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 3 ऐसा बैठेगा, विच इज एक्चुअली 6.3, बढ़ा दिया तो इधर 10 की पावर ऑफ माइनस 4, ये ऑप्शन में होना चाहिए 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो अब आप यहां पर सोच सकते हैं कि SH माइनस का भी तो हाइड्रोलिसिस हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में K1 भी दिया हुआ है, तो SH माइनस का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता था, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन में एक मेंशन किया हुआ है कि यू हैव टू एज्यूम द हाइड्रोलिसिस ऑफ S2 माइनस आयन, पहली बात ये। दूसरी बात, जब आप SH माइनस की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अब ध्यान से एक बात और सुनना, जब आप SH माइनस की हाइड्रोलिसिस आप कराओगे, देखो मैं यही बोल रहा हूं लाइव क्लास करने के लिए, ये इसलिए रेगुलर रहेंगे लाइव क्लास में क्योंकि एक तो आपका रूटीन मेंटेन रहेगा, आप ये सोच लें कि यार मैं ठीक है रिकॉर्डेड में ज्यादा अच्छा है, मैं वीडियो पॉज करके फिर सॉल्व कर लूंगा, अपना समय ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूं, 4 मिनट 5 मिनट में जिस दिन बनने लगे क्वेश्चन समझ लेना अच्छा लेवल पकड़ चुके हो आप। दूसरी बात, आप लाइव क्लास में डाउट्स अपने पूछ लोगे तो यही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं मैंने पहले ये बात क्लियर कट रखा बोला हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा मैसेजेस और व्हाट्सएप और ये सब फोन वगैरह से मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूं, मैं हार्डली दिन भर में फोन और ये सब गैजेट्स टच करता हूं, तो उसके थ्रू मैं बहुत ज्यादा डाउट क्लियर नहीं कर पाता हूं, ठीक है, मैं हार्डली टच करता हूं फोन वगैरह अपना दिन भर में, तो ये बात आप समझ लीजिए। तो सुनिए बेटा, SH माइनस का डाउट आया, तो SH माइनस की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो आप क्या पाओगे, देखो इसका KH क्या है, KH आएगा KW अपॉन KA1, यही आएगा KW अपॉन KA1। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 7 है, विच इज 10 की पावर माइनस 7, और पहला वाला जो रिएक्शन था सल्फाइड की हाइड्रोलिसिस उसका K था 1, और HS माइनस की हाइड्रोलिसिस का K है 10 की पावर ऑफ माइनस 7, इसका K है 10 की पावर ऑफ माइनस 7, ये। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा वाला रिएक्शन अगर आप कराओगे भी तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देखो तो ये नेग्लिजिबली फॉरवर्ड जा रहा है, ये नेग्लिजिबली
फॉरवर्ड जा रहा है। इस वजह से हम इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है यार, इसको हम थोड़ा सा नेग्लिजिबल मान के आगे बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन में लिख भी दिया हुआ है थोड़ा, बट हाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया हुआ है K1। मेरे हिसाब से इसलिए दिया होगा कि यहां पर आप पिक करो दोनों में से कि KH इज KW अपॉन KA2 और K1 में कोई एक चीज पिक करनी होगी, इस वजह से यहां पर दोनों चीजें दे दिया होगा। आई होप इस क्वेश्चन में भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, चलिए अगेन यू हैव 3 to 4 minutes of time for this question, for question number 2। एक बार में यही एक ही क्वेश्चन करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट 3 minutes फॉर यू, 3 to 4 minutes। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद टाइम शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन बताना है, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बताना है। एक सोल्यूशन है जिसमें हमने 0.1 मोल सिल्वर एसिटेट डाला है। सिल्वर एसिटेट एक ऐसा सॉल्ट है जो इनसोल्यूबल होता है, लेकिन मजे की बात यह है अगर आप पानी को थोड़ा गर्म करो तो सिल्वर एसिटेट डिसॉल्व होने लगता है। इनऑर्गेनिक का इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, पूछ सकता है जेई एडवांस में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा सवाल पूछा है। 2020 में इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया था, पैराग्राफ लेड के हैलाइड्स के बारे में पूछा था उन्होंने, जो कि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बट ठंडे पानी में नहीं घुलते। कुछ वैसा ही यहाँ सिल्वर एसिटेट भी वैसा ही बिहेवियर दिखाता है, गर्म पानी में घुलता है, ठंडे पानी में नहीं घुलता, क्योंकि इसका जो डिसोल्यूशन है वो थोड़ा सा इंट्रोपिकली ड्रिवन होता है। वो बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे आगे, अभी अपन इस पे आते हैं। इन 1 liter of 0.1 molar solution then K is given, this is given। अच्छा, इसका KSP डेटा मिसिंग है, 10 की पावर -8 है इसकी KSP, ठीक है। KSP डेटा मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया। नाउ सॉल्व बाय योरसेल्फ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो सुपर्ब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे भाई। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा, उसमें भी अलग टेस्ट मिलेगा आपको। लास्ट 15 सेकेंड्स। थोड़ा सा मैं नॉर्मल से कम टाइम दे रहा हूं यार,
समझ लेना, क्योंकि क्या है, नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल से कम टाइम दे रहा हूँ, तो ये मत सोचना नहीं बन रहा है तो यार कैसे हमसे नहीं बन रहा है, थोड़ा मैं कम टाइम दे रहा हूँ, ये मैं बोलूंगा आपको। पॉइंट 1 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दो आंसर्स आए हैं अपने पास अभी। लेट अस सॉल्व। डाउट्स जहां भी होंगे पूछेंगे। तो चलिए देखिए होगा क्या, बढ़िया से इमेजिन करते हैं। अभी अभी भाई समझते हैं क्वेश्चन को। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि सॉल्ट क्या है, होगा क्या, कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है। थोड़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तड़का लगाएंगे, तब तो मजा आएगा करने में, है ना। ऐसे थोड़ी ना पागलों की तरह कुछ भी करते रहोगे। देखो समझो मेरी बात को, CH3COO माइनस Ag प्लस, दिस इज अ सॉलिड। और जब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए ये एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें ये सॉलिड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सॉलिड पड़ा हुआ है एंड इसमें हमने एसिड डाला, हमने एसिड डाला। ये कौन सा रिएक्शन है पता है? ये सॉलिड पड़ा हुआ है यहां पर, सोचो ऐसे सॉलिड पड़ा हुआ है सिल्वर एसिटेट का, एंड अब आपने इसमें HCl डाल दिया। तो देखो प्रेसिपिटेट को क्या किया जाता है, एक तो प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया जाता है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन रिएक्शन, कि हमने कुछ किया, कुछ डाला, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया। जिस तरह से आपको याद होगा सिल्वर क्लोराइड का अगर प्रेसिपिटेट है तो उसमें हम अमोनिया पास करते हैं, तो सिल्वर के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्सेट करके फिर वो प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन काइंड ऑफ रिएक्शन। और एक होता है कि अपन इनऑर्गेनिक में ऐसा पढ़ेंगे आगे, परेशान मत होइएगा, पढ़ेंगे हम आगे। एक होता है प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन। प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक प्रेसिपिटेट है, आप कुछ ऐसा डालो कि वो दूसरे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए, और ये प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन इनऑर्गेनिक में आपको बता दिया जाता है कि बेटा ये फेवरेबल है, हो जाता है। लेकिन अभी मैं आपको उसको फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि क्यों हो जाता है। ठीक है, उसको अपन प्रूव करके भी समझेंगे क्यों हो जाता है प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन एक बात और बताई जाती है कि प्रेसिपिटेट एक्सचेंज तभी होगा जब मोर इनसॉल्युबल चीज बन रही हो। क्या 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 बोले? प्रेसिपिटेट एक्सचेंज तभी होगा जब मोर इनसॉल्युबल चीज बन रही हो, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं इसमें HCl डाल रहा हूं, H प्लस Cl माइनस एक्वस एक्वस, जब मैं इसमें ये डाल रहा हूं तो ये एक्चुअली में एसिटिक एसिड बनेगा CH3COH, और AgCl अगेन प्रेसिपिटेट है तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो एक समझिए बात को, ये एक प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन हो गया है। और अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कि जो ज्यादा इनसॉल्युबल है वो बन जाता है? देखो इनऑर्गेनिक में आपको फैक्ट की तरह ये बता दिया जाता है, अभी इसको थोड़ा मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। देखो आप KSP देख रहे हो, तो इसकी KSP आपको ज्यादा लग रही है, इसकी KSP कम लग रही है, इसका मतलब ये है कि AgCl इज मोर इनसॉल्युबल। बात समझ में आ गई होगी, AgCl इज मोर इनसॉल्युबल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं, मैं इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं, देखो ये मत सोचना कि थोड़ा लंबा कर रहे हैं क्वेश्चन को बताने के लिए। सॉल्यूशन में इसका आपको 3 मिनट में सॉल्यूशन चेप के जा सकता हूं, लेकिन मेरा पर्पस है आपको सब्जेक्ट सिखाना, तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन चेपना होगा तो फिर वो तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो K इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो दिस इज CH3COOH मल्टीप्लाइड बाय, अब AgCl तो सॉलिड है उसको कंसिडर करेंगे नहीं, अपॉन ये एक्वस चीजें दिख रही हैं, इधर H प्लस दिख रहा है, इधर Cl माइनस दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अब एक काम करो, इसमें आप Ag प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जब आप इसमें Ag प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आप क्या पा रहे हो, देखो आर यू गेटिंग दिस थिंग कि ये एक्चुअली में क्या मिल रहा है, दिस इज Ag प्लस एंड Cl माइनस। ये तो मुझे चलो KSP मिल गया इसका, ये मुझे KSP मिल गया ऑफ अवर के सिल्वर क्लोराइड। एक काम और कर देते हैं इसमें,
एसिटेट आयन ना मल्टीप्लाई कर लेते, चलो एसिटेट आयन भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ एसिटेट आयन मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो क्या देखने को मिल रहा है? जब मैं एसिटेट आयन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे यहां से ये तो सिल्वर एसिटेट भी मिल गया इधर, ये देखो सिल्वर एसिटेट का KSP, दिस इज KSP ऑफ सिल्वर एसिटेट, और मुझे एक चीज और मिली है, वो है ये नजर आ रहा है के वैल्यू नजर आ रही है, ये के है अगर आप इन तीनों को कंसिडर करो। सो दिस के फॉर दिस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम इट इज सपोज टू बी दिस इज के ए, नीचे से के ए है ये, तो ये अगर के ए है तो दिस इज के ए मल्टीप्लाइड बाई नीचे KSP आया है किसका? KSP आया है AgCl का, और ऊपर आया है KSP किसका? ऊपर आया है KSP सिल्वर एसिटेट का CH3COO। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये वैल्यू बताए 10 की पावर -5, सॉरी कितनी आई दिया, 10 की पावर -8 अपॉन ये Ka है 10 की पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय ये है 10 की पावर ऑफ -10, तो क्या ये वैल्यू 10 की पावर +7 आ गई? देख लो भाई, सच अ लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या आपको ये बात अब समझ आ गई कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो हम इसको मान लें ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, यस, तो इसको मैं इरिवर्सिबल मान लेता हूं, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कंप्लीट रिएक्शन मान लेता हूं। अब आगे बढ़ते कैलकुलेशन वाले पार्ट में आते हैं। चलो क्या क्या वैल्यूज दी हुई थी? दिस वाज सिल्वर एसिटेट CH3CO minus Ag plus solid was given and I guess it was 0.1 moles, 0.1 moles, yes, so this was 0.1 mole, and then we had HCl which is H plus and Cl minus and making CH3COOH plus AgCl solid। तो ये भी एक्चुअली में इतना ही था कि अमाउंट इसका 1 लीटर 0.1 मोलर, मतलब ये भी 0.1 मोल ही हुआ और ये भी 0.1 मोल ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि HCl साथ में आके कंप्लीटली टूट रहे हैं। अब अगर इस रिएक्शन को हम ऐसा मान ले कि कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बात ऐसी है कि ये और ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, और ये जो है ना ये आपका 0.1 मोल बन जाएगा 0.1 मोल, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन बात वही है, अरे जीरो थोड़ी ना होता है यार मेरे भाई, जीरो थोड़ी ना होता है, तो क्या बोल दें सर एक्स बोल दो, लेकिन एक्स वो है तो एक्स वो भी है, ये भी बात ध्यान रखो, देख लो स्टोइकियोमेट्री सेम है, एक्स वो है तो एक्स वो भी है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अब यहां पर एक काम करते हैं, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है तो मैं इसमें निकाल सकता हूं क्या कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकाल सकता हूं क्या? मैं बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट CH3COOH अपॉन this into this which is x square is actually 10 की पावर ऑफ +7 and I know this is actually 0.1, कंसंट्रेशन भी वही है क्योंकि 0.1 मोल्स है 1 लीटर में, तो कंसंट्रेशन भी वही है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा 0.1 एंड एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई यार? यहाँ पे थोड़ा मैं कैलकुलेशन धीरे है यार मेरी, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेट करता हूं, नहीं तो ना गलती हो जाती है तो क्वेश्चन स्पॉइल हो जाता है। यही आ रहा है शायद x 10 की पावर -4, ठीक है, यही अपना H+ है, ये बात ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और अब आपको एसिटेट आयन चाहिए था, तो एक्चुअली में ये वाली इक्विलिब्रियम तो हमेशा मेंटेन रहेगी ना मेरे भाई, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H+, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड तो हमेशा रहेगी ना। अब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हमेशा मेंटेन रहेगा ना, यही तो लॉ है इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब कि एसिटेट आयन ACO- into H+, H+ is 10 की पावर ऑफ -4 अपॉन एसिटिक एसिड which is 0.1
इज एक्चुअली द के ए वैल्यू। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? के वैल्यू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। तो कैलकुलेट करो क्या आ रहा है? एसीओ माइनस क्या आया? 10 की पावर ऑफ -3 हो गया है। तो क्या 0.01 मोलर आ गया? देख लो भाई, ये बताओ कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, समझ आया कि नहीं? ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो बता देना। समझ आया क्या? बताओ जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस समझते जाओ। अभी ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन बनाने बैठे हो यहाँ पे। ये मत सोचना हर क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो फिर सीखे क्या यार? सिखाने के लिए बैठे हैं अभी यहाँ पे। अभी अपन सीखेंगे जेई एडवांस पूरे एग्जाम तक अच्छे से सीखेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाली चीजें हमको एकदम चिल्लर लगे। ठीक है, एग्जाम में आने वाली चीजें एकदम चिल्लर लगे। चलिए, तो ये अपना आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दैट इज ऑल्सो अ सुपर्ब क्वेश्चन। दैट इज ऑल्सो अ सुपर्ब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ केपी कुछ मिसिंग तो नहीं है? एक बार मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन, दिस इज लिक्विड, दिस रिएक्शन का केपी 1 एटीएम है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर पार्शियल प्रेशर ऑफ बीआरसीएल गैस की पार्शियल प्रेशर 0.1 एटीएम है। वाओ। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, अरे ब्रोमीन लिक्विड का वेपर प्रेशर भी आ गया, वो वेपर प्रेशर भी 0.1 एटीएम है। तो व्हाट विल बी द मिनिमम मोल्स ऑफ ब्रोमीन लिक्विड? अच्छा, कम से कम कितने मोल्स डाले हम ब्रोमीन लिक्विड के? यहां मोल्स की बातें हो रही है। अरे बाप रे। टू बी एडेड टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन इनिशियली, शुरुआत में जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे हो, टू गेट द अबव इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए शुरुआत में कितने मोल्स ब्रोमीन के डाले जाएं? मैं बता रहा हूं, जिस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, ये रेयर क्वेश्चंस हैं। आप ऐसे रूटीन क्वेश्चंस आप नहीं पाओगे बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ बच्चों का ये कहना है सर थोड़े मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस करा दो। हाँ, एक दो सेशंस ले लेंगे उसके भी, ठीक है, एक दो सेशंस उसके भी ले लेंगे बीच में। बट ज्यादातर हमारा ओरिएंटेशन थोड़ा इसकी तरफ ज्यादा रहेगा। मेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा, आप पीवाईक्यूज बनाइए, सॉल्यूशंस किताब में अवेलेबल होते हैं, वो सॉल्यूशन देखकर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। आप बस देखें, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन होता है, वो बन जाएगा आपको खुद ही। चलिए आइए इसको सॉल्व करिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिविंग यू 4 मिनट्स। 4 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। सोचिए और करिए। मैं आया 2 मिनट में, ठीक है।
चलिए 30 सेकेंड्स और है, फिर बताते हैं इसको, ठीक है। ओके चलो सोचते हैं बेटा, इसको करते हैं। अब ध्यान से देखें इधर, ठीक है, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है कि ये रिएक्शन एक है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं इधर। तो ये रिएक्शन है आपका ब्रोमीन लिक्विड और क्लोरीन गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम, और एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बन रहा है BrCl गैसियस, ऐसा एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बन रहा है, और इसका Kp बता रहा है ये 1 है, 1 ATM इज द Kp, ऐसा बोल रहा है। अगर 1 ATM इसका Kp है, और ऑब्वियसली Kp में ये ब्रोमीन लिक्विड तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि 1 ATM इज द Kp, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसका जो भी पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl इक्विलिब्रियम पर। अच्छा शायद दिया हुआ है क्या, 0.1 दिया हुआ है शायद, ये 0.1 दिया हुआ है। अब इसका पार्शियल प्रेशर तो पता नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, लेकिन हम इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन तो निकाल सकते हैं, इतनी बात तो सभी बच्चे बन गई होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस दैट इज 0.1, तो मैं कहूंगा 0.1 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1। तो प्रेशर ऑफ क्लोरीन यहां पर 0.01 ATM आ रहा है, ये तो सभी बच्चों से बन गया होगा, ठीक है। क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर अपने पास आ गया है, दिस इज एक्चुअली 0.01 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझ, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, बातें थोड़ी मोल्स की हुई है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें तो मोल्स वोल्स की बहुत बातें हो रही हैं, तो तुरंत मेरा दिमाग जाना चाहिए कि यार चलो मोल्स की थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स पे हो रही है चर्चा क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करा जाए, 1 मोल क्लोरीन है ये बता दिया गया है, एडेड टू 1 मोल क्लोरीन। अच्छा, तो ये मोल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका 1 मोल डला हुआ है, 1 मोल डला हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर मोल्स देखें बेटा तो क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स मोल्स हो जाएगा, सभी अग्री करेंगे इसके साथ, और ये 2x मोल्स हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री रीड कर लिया हमने, तो ये 1 माइनस एक्स मोल हुआ, ये 2x मोल हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये बात तो पता है आपको कि भाई कंटेनर है, अब ये कंटेनर नजर आ रहा है, अब इस कंटेनर में ही मेरे पास ऐसा ब्रोमीन लिक्विड पड़ा हुआ है, इसी में क्लोरीन है और इसी में BrCl गैस घूम रही है, ठीक है, इसी में BrCl गैस भी घूम रही है, हाँ ब्रोमीन के वेपर्स भी घूम रहे हैं, ब्रोमीन के वेपर्स भी घूम रहे हैं, सब कुछ इसी में है। तो सबके लिए जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का कंडीशन है वो तो सेम है, अग्रीड, सभी के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का कंडीशन तो सेम है, टेम्परेचर वॉल्यूम का कंडीशन सेम है, गैसेस की बात मैं कर रहा हूं, लिक्विड का वॉल्यूम कोई मतलब नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl ये प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल गैस लॉज लगा रहा हूं, एज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल गैस, दिस विल बी प्रोपोर्शनल एंड दिस विल बी 2x। एंड नाउ जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और x की वैल्यू मेरी जो आ रही है, मैं डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेट करके रखा हुआ हूं, मैं आपको x की वैल्यू बता देता हूं। तो जो x की वैल्यू बेटा आ रही है यहां पर, ये 5/6 आ रही है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, x 5/6 मोल्स आ रहा है। तो इस रिएक्शन में ये मेरे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है ये 5/6 मोल्स यूज हुआ, 5/6 मोल्स यूज हुआ, ठीक है, और ये 2x मोल्स बना, मतलब ये 10/6 मोल्स इक्विलिब्रियम में है, और ये 5/6 मोल्स यूज हुआ है। क्या इतनी बात समझ आ गई, हाँ या ना बताओ पहले, 5/6 मोल्स क्लोरीन का यूज हुआ है, इतनी बात क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर है, ओके 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 ओके, अब आगे देखते बेटा। अब देखो, अगर 5/6 मोल्स इसका यूज हुआ है, तो ब्रोमीन का भी
5/6 मोल्स ही यूज हुआ होगा, कम से कम 5/6 मोल्स यूज हुआ होगा। तो 5/6 मोल्स मिनिमम तो मेरे को इसके लेने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम तो कितना भी डाल दो कोई लिमिट थोड़ी नहीं, बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट के तौर पे बच जाएगा। लेकिन यहां मिनिमम तो मेरे पास ये 5/6 मोल्स होना चाहिए, ये 5/6 मोल्स मेरे पास मिनिमम होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिएगा, ये 5/6 मोल्स मैंने डाले, लेकिन क्या 5/6 आंसर होगा? नहीं, अभी तो मेन खेल और एक यहां हो रहा है। ये बोल रहा है कि भाई देखो, जो ब्रोमीन है ना, उसका वेपर प्रेशर, यहां पे एक बात करी गई है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ ब्रोमीन इज ऑल्सो 0.1 atm। तो ब्रोमीन का वेपर प्रेशर भी 0.1 atm है। Br2 लिक्विड, वेपर प्रेशर Br2 गैस, ये भी 0.1 atm है। तो इसके वेपर्स, मतलब बोलने का मतलब है कि आपका कंडीशन ये है कि ब्रोमीन गैसियस भी आपको 0.1 atm के पार्शियल प्रेशर वाला चाहिए, ये भी आपको 0.1 atm के पार्शियल प्रेशर वाला चाहिए कंटेनर के अंदर। तो अब इसके लिए कितना ब्रोमीन लेना पड़ेगा? तो बात यह है कि यार मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हो, लिक्विड पड़ा रहेगा और वेपर बन जाएगा। मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हो, मैक्सिमम का तो कोई आंसर ही नहीं है। लेकिन बात मिनिमम हो रही है, तो ऐसा सोचिएगा कि इतना ब्रोमीन लिक्विड लिया मैंने, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, इतना ब्रोमीन लिक्विड लिया मैंने जो कि पूरा कन्वर्ट होकर ब्रोमीन गैसियस 0.1 atm की जनरेट कर दिया। तो इसके लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि ब्रोमीन गैसियस 0.1 atm होने के लिए, ब्रोमीन गैसियस 0.1 atm होने के लिए ब्रोमीन गैसियस के कितने मोल्स चाहिए होंगे। जितने मोल्स इसके चाहिए होंगे उतने ही मोल्स मैं ब्रोमीन लिक्विड के ले लूंगा, तो वो मिनिमम मोल्स कहलाएंगे। उतने ही मोल्स में ब्रोमीन लिक्विड के ले लूंगा, वो मिनिमम मोल्स कहलाएंगे। क्या बात है, वो मिनिमम मोल्स कहलाएंगे। तो अब बात आती है यार, अब क्या करें? तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, BrCl का पार्शियल प्रेशर कितना है? कितना BrCl का पार्शियल प्रेशर? 0.1 atm है। 0.1 atm इसका पार्शियल प्रेशर है, और इसका वेपर प्रेशर भी कितना है? 0.1 atm है। ये भी 0.1 atm है, और सभी लोग सेम कंटेनर के अंदर, सभी लोग सेम कंटेनर के अंदर है, प्रेशर सेम है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम है ही, क्योंकि सेम कंटेनर में है। ध्यान से देखो, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है मोल्स भी सेम होंगे। और यहां पे देखो BrCl का मोल्स है 10/6 मोल्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ब्रोमीन गैस चाहिए जो कि 0.1 atm का प्रेशर दे, तो उसके लिए ब्रोमीन लिक्विड के कम से कम आपको 10/6 मोल्स लेने पड़ेंगे, 10/6 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो यहां 10/6 मोल्स लिया, और रिएक्ट करने के लिए भी तो चाहिए भाई, ये इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रखनी है, रिएक्ट करने के लिए भी चाहिए। तो इधर 10/6 मोल्स लिया, और इधर रिएक्ट करने में कितना खर्च हो रहा है? 5/6 मोल्स खर्च हो रहा है। तो टोटल मिनिमम ब्रोमीन कितने लगेंगे? 15/6 लगेंगे, 15/6 लगेंगे। यस, 15/6 लगेंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आ गया क्या? मजा आया क्या? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो वो भी पूछो। क्लियर? चलो, इसको अभी अपने दिमाग में जितना घुस रहा है अच्छा है, बाद में भी एनालाइज कर लीजिएगा जब समय मिलेगा कभी। ठीक है, समय मिलेगा तो एक बार इसको फिर से करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आज क्लास में कर रहे हैं, बस आज के लेक्चर का ही क्वेश्चंस का कट आउट करके अपन PDF लेक्चर के साथ ही डाल देंगे ऐप में, तो सिस्टमैटिकली मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ आ गया। सो नाउ लेट्स कम टू यस माय पर्सनल फेवरेट थर्मोडायनेमिक्स। आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एंड दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू डू दिस। एंट्रोपी पे क्वेश्चन है, ये आईएन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा एलएन है, समझ लीजिएगा, LN2 की वैल्यू है। चलिए करिए क्वेश्चन, एंड आई एम गिविंग 3 minutes of time for this because thermodynamics के questions are not too calculative but they are highly conceptual, और अगर मैंने पिक करे हैं questions तो बहुत अच्छे होंगे, ये बात आप मान लो। चलो मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट है। Yes, B and C, B and C, B and C. Yes, yes, this is what I wanted. मैं चाहता था कि बच्चे ये आंसर करें, और ये आंसर है गलत और हो गया है -1। ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। देखो सभी का आंसर बी एंड सी आए, सभी का आंसर बी एंड सी आए। मैं समझ रहा हूं आपने क्या गलती करी, मैं समझ रहा हूं क्या गलती करी है, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से डिजाइन करवाए, ठीक है। अब एक बार मेरी एंट्रोपी के लेक्चर्स याद करो, थोड़ा सा याद करो। हमने एक बात करी थी, वो बी एंड सी बहुत बहुत कॉमन आंसर है, होता है गलती, होता है गलती, ध्यान से करो। और ये क्वेश्चन आप अगर ऐसे ही औने पौने मास्टर लोग को दोगे ना, वो भी आंसर बी एंड सी करेंगे, बोलेंगे नहीं बी सही है, बी सही है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, याद करो हमने डेल्टा एस की जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी बिटवीन द टू स्टेट्स इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। वो लेक्चर का वो पोर्शन याद करो। और हमने ये भी बोला था कि डेल्टा एस का फॉर्मूला है NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे करके करा है। और ये फॉर्मूला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कौन से प्रोसेस में लगता है, तो आप कहेंगे सर ये तो रिवर्सिबल में भी लग सकता है और इरिवर्सिबल में भी लग सकता है, हर जगह लगता है।
हर जगह लगता है, बट इसको हमने जब डिराइव किया था, जब हमने इसको डिराइव किया था तो हमने इसको कंसिडर क्या करके डिराइव किया था, कंसिडर रिवर्सिबल करके डिराइव किया था। क्या बात याद आई, कंसिडरिंग हमने इसको रिवर्सिबल करके डिराइव किया था। यस, आपको याद आ रहा होगा। तो अब आप लोगों ने, मेरे को लगता है ऐसा कुछ किया है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइसोथर्मली, तो इसको आपने हटा दिया, एंड दिस इज NrLnV2/V1, ऐसा किया कुछ, और इसकी वैल्यू शायद दी हुई है, इसकी वैल्यू शायद दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है बेटा इसकी वैल्यू दी है 2.8, इसकी वैल्यू 2.8 किलो कैलोरीज जो भी है दिया हुआ है। और आपने ऐसा कुछ किया कि मुझे तो वर्क चाहिए, मुझे वर्क चाहिए, और आपने ऐसा सोचा कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, ठीक ही है यार, क्यू बाई टी लिखते थे, फिर क्यू को हम लिखते थे डेल्टा यू माइनस जो भी है वर्क वगैरह आता था। तो अगर इसी में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में हमने अगर टी मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो ये वर्क आ गया, तब तो ये वर्क आ गया मेरे भाई। हाँ, वर्क तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगर इस प्रोसेस को सिंगल स्टेप में किया जाए, अगर वो सिंगल स्टेप में किया गया है, यस समझ गए, यस, तो सिंगल स्टेप में अगर पूछा है तो ये इरिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा है। और बिटवीन टू स्टेप्स डेल्टा एस तो सेम रहेगा, आप रिवर्सिबली कराओ या इरिवर्सिबली कराओ, डेल्टा एस तो सेम रहेगा, बट वर्क थोड़ी सेम रहेगा यार, वर्क नहीं सेम रहेगा मेरे भाई, वर्क सेम नहीं रहेगा। यहां पर आप इससे वो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क आप भले निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो अगर V1 से V2 रिवर्सिबली जा रहे हैं तब वर्क क्या है, हाँ तब वर्क आपका आंसर आ जाएगा कि हाँ ये वाला वर्क है, तब ये वर्क आएगा आंसर। क्या ये गलती चमकी दिमाग में, गलती चमकी कि नहीं ये बताओ, फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे। गलती दिमाग में समझ आई क्या, गलती समझ में आ गई होगी तो फिर बताओ, फिर आगे अपन इसमें अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन बड़ी बात नहीं। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब अपन करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, डेटा थोड़ा कम लग रहा है देखकर एक बार में, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NrLn V2/V1। अच्छा चलो मेरे को यहां से वर्क चाहिए, मुझे चाहिए क्या वो मुझे पता होना चाहिए। तो दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, V2 माइनस V1 सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये तो हर जगह लगेगा, ये तो हर जगह लगेगा भाई, ये तो हर जगह लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं हर बार, इसीलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर्स की जो थ्योरी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग करो। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर मास्टर आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उनके नजर में थ्योरी कुछ होती नहीं, क्योंकि वो तो थ्योरी को कुछ भी पढ़ाते हैं, बस फॉर्मूला लिखाते हैं। थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बनेंगे। और ऐसी गलतियां आपसे मैं कराते रहूंगा यार, आपके एडवांस तक कराते रहूंगा। इतनी गलतियां अपन यहां कर लेंगे ना कि एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। चलो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ये किए, तो मुझे ये चाहिए अब P एक्सटर्नल। तो P एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूं, अब PV इज इक्वल्स टू NRT अगर मैं करूं तो मैं P एक्सटर्नल को NRT/V लिख सकता हूं। लेकिन आपको ये बात तो समझ आ रही होगी, देखो जब बेटा ये जब एक्सपेंड होगा, जब ऐसे एक्सपेंड होगा तो P एक्सटर्नल एक प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड होगा, और P एक्सटर्नल P फाइनल के बराबर होगा इसके। ये एक्सपेंड होगा P फाइनल के बराबर होगा, तो यहां पर वॉल्यूम मेरे को V2 यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। समझ पा रहे, NRT/V2 सही है, क्योंकि P external is actually P final. So P final, so if I want to substitute, I have to use the volume that is V2. I'll be using volume V2. So मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूं, माइनस NRT/V2 इंटू V2 माइनस V1। सभी बच्चे अग्री करेंगे इसके साथ, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं वर्क का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पे कोई गलती होने वाली संभावना नहीं है। लेकिन अब यहां थोड़ा यूज तो करें, हाँ ये तो सही है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाह यार बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मजा आ गया। सो यहां पे देखो ये 2.8 ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब इसमें क्या करें बेटा, ln इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये तो 2 होता है, ये शायद 1 मोल दिया हुआ है, तो 2.8 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln v2 बाई v1। अब ln की वैल्यू चाहिए होगी यार, दिया है ना, ln 2 इज 0.7 दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेंगे, ln 2 इज 0.7, तो यहां से ये ln v2 बाई v1 कैलकुलेट हो जाएगा क्या, ln v2 बाई v1 ये 1.4 हो गया, सो ये 1.4 हो गया। अब ln 2.7 है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ln 2 इज that is ln 2 का स्क्वायर, ln 4 is 1.4, so this ये नॉर्मल सा मैथ्स है, v2 by v1 is actually 4, so मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v2 जो है वो 4k है और v1 जो है वो 1k है, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। हाँ, अब मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई इधर से, तो v2 v1 मेरे को मिल गया। अब क्या करूंगा, अब मैं इधर आऊंगा, तो वर्क चाहिए था मुझे वर्क चाहिए था, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज माइनस एन आर टी बाई वी टू, एन इज 1, आर इज 2, टी इज शायद कितना दिया हुआ, टी कितना दिया हुआ केल्विन में, 400 केल्विन, ठीक है, सो दिस इज 400 अपॉन V2 है मेरा 4k और V2 माइनस V1 है 3k, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, दिस इज 100 एंड दिस इज 600 माइनस 600, मजा आया क्या, समझ आया कि नहीं बताओ, माइनस 600 समझ आ गया। क्लियर, बहुत अच्छे, चलो बेटा, तो ये अपन ने मेन जो ऑप्शन था वो क्रैक आउट कर लिया यहाँ पे, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ये गलत है। अब इस पे आते इंथैल्पी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस। अच्छा, कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, हाँ ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एच तो जीरो ही होता है, बिकॉज एनसीपी डेल्टा टी यू कैन अप्लाई इफ यू हैव एन आइडियल गैस, और यहां बोल दिया गया है कि आइडियल गैस है, तो हम मान सकते हैं दिस एन आइडियल गैस। सो सर V1 V2 कहां से निकाले, नहीं निकाले बेटा, V1 V2 हमने निकाला कहां, हमने बस ये कहा कि ये 1.4 ये रेशियो आया इधर से, जब ये रेशियो आया तो ln V2 by V1 से अपन ने ये नॉर्मली इसको कंपेयर किया ना यार, ln 4 is 1.4, so ln of this ratio should be 4 because ये 1.4 आ ही रहा था, that ratio is 4, तो रेशियो 4 है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, अगर रेशियो 4 है तो दिस इज 4k एंड दिस इज 1k, ऐसा मान सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है। तो ये मैंने प्रोपोर्शनैलिटी मान ली और उसके बाद यहाँ पुट किया तो ऐसी चीजें हो गई, और क्या, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, अब इंथैल्पी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस, हाँ ये सही है, इंथैल्पी तो कांस्टेंट ही है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। इफ अबव प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वैक्यूम देन द एंट्रोपी चेंज इज जीरो, गलत बात है ये तो। अब वैक्यूम में एक्सपेंशन हुआ है तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी, रैंडमनेस से आ जाएगा इसका आंसर। अब वैक्यूम होने से क्या फर्क पड़ता है भाई, वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना V2 by V1, वैक्यूम से क्या फर्क पड़ता है, देखो वर्क थोड़ी चाहिए, V2 by V1 तो समझ आ रहा है, एंट्रोपी चेंज इज जीरो, गलत बात है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A एंड C, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 3 मिनट्स बिकॉज इट इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन तो शायद मैंने इस पे क्लास में चर्चा करी है इसके बारे में, तो चलिए डू इट, यू हैव 3 मिनट्स, और अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किया तब तो ये शायद बन ही जाएगा। ठीक है जैनिल, ठीक है, आ रहा है आंसर, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अपने नोट्स से ही है तो आपको शायद याद होगा। इन केस ऑफ एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस हीटिंग अकर्स, इसको मैंने आपको ये मैंने आपको एक वॉन्डरवॉल इक्वेशन से भी बताया था, याद करो, वॉन्डरवॉल इक्वेशन से भी बताया था ये कंक्लूजन। और मैं बता दूं, ये बातें जनरली लोग नहीं करते, ये आपको अच्छे अच्छे बैचेस में भी ये सब स्टेटमेंट्स ज्यादा नहीं मिलेंगे सुनने को। और ये जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन से जो मैंने इसका प्रूफ बताया था, ये तो शायद ही कहीं मिलेगा आपको देखने को। तो ये हमने इसका प्रूफ भी किया था वॉन्डरवॉल इक्वेशन के साथ, हमने समझा था। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली नॉर्मली आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से भी समझाया था इसको। क्या बताए थे वो, मैं काइनेटिक एनर्जी वाली बात करता हूं यहाँ पे। जब अपन फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं रियल गैस का, तो हीटिंग हो रही है, ऐसा बात है, और एडियाबैटिक हो रहा है। तो जब फ्री एक्सपेंशन हम करा रहे हैं, ये रियल गैस है, ये रियल गैस है जब एक्सपेंड हो रहा है, और एडियाबैटिक होना चाहिए, मतलब Q शुड बी 0। एक्सपेंड हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो कौन सी एनर्जी बढ़ गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। yes, it is a function of temperature only, and therefore काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ी, और टेम्परेचर बढ़ी तो हीटिंग हो गई। yes, so in case of adiabatic फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, अरे आप लोग बी एंड सी कैसे बोल रहे हो यार, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? पोटेंशियल एनर्जी जब ये दूर गए, सॉरी यहां मैंने शायद उल्टा बोल दिया बेटा, कोई नहीं, ये मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि जब वो दूर जा रहे हैं व्हेन दे आर गोइंग फार अपार्ट, तो दूर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, अट्रैक्शन कम हो रहा है ना, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ये कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, और टेम्परेचर भी कम होगा तो हीटिंग नहीं होगी, कूलिंग होगी, कूलिंग अकर्स। ये वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। और अगर आइसोथर्मली करना है तो हीट अंदर बाहर होनी पड़ेगी। तो आइसोथर्मली भी एक्सपेंशन कराया जा रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेंशन हो रहा है। रियल गैस आइसोथर्मली अगर एक्सपेंड हो रहा है तो Q0 नहीं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर तो घट जा रहा है, तो टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए बाहर से क्या लेनी पड़ेगी मेरे भाई? हीट लेनी पड़ेगी। तो हीट अंदर आएगा, हीट अंदर आना चाहिए, so absorbs heat from the surrounding. yes, this is also true. अब यहां क्या बोल रहा है? डेल्टा एस एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये कैसा लग रहा है? बिटवीन, एक बार सोचता हूं थोड़ा सा, सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स and you have a adiabatic free expansion and isothermal free expansion. This may be true for the real ideal gas, है ना? अच्छा, ऑप्शन बी में आइडियल गैस लिखा है यार, ऑप्शन बी में आइडियल गैस लिखा है, रियल नहीं लिखा है। ये देखो, ये सिली एरर हो जाती है, इधर आइडियल गैस लिखा है। तो आइडियल गैस के लिए इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस कूलिंग होती है क्या? एडियाबैटिक आइडियल गैस अगर फ्री एक्सपेंड करेगा तो तब तो फिर नहीं होगा ना यार। अब आइडियल गैस है तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये सिली एरर हो जाती है अभी, तो सी लग रहा है ठीक। और यहां पे डेल्टा एस फॉर दिस एंड दिस सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है, सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो बेटा इसमें क्या गलती लग रही है आपको, ये बताइए मेरे को, आपको गलती क्या लग रही है इसमें कि आपने इसको पिक नहीं किया? क्या गलती लग रही है इसमें? ये बात तो बोल दिया ना, बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स।
इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, आप उसको एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन कराओ या आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन कराओ, कुछ भी कराओ आप, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और वैल्यू पूछ रहा है वो डेल्टा एस का। ये तो लॉ हो गया ना यार, सीधा सीधा स्टेट फंक्शन। क्या दिक्कत लग रही है इसमें, बताओ सही होना चाहिए कि नहीं ऑप्शन डी? व्हाट्स योर ओपिनियन? व्हाट्स योर ओपिनियन? ठीक है, तो यस इट शुड बी करेक्ट। अभी बोल दिया, अब आप ये मत सोचो कि कैसे होगा क्या होगा, बोल दिया ना, कैसे भी करके वो ये कंडीशन मेंटेन कर रहा है, ये कंडीशन मेंटेन कर रहा है, और स्टेट फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है ना, तो फिर वो सेम ही रहने वाला है, और सिस्टम का स्टेट फंक्शन डेल्टा एस सिस्टम पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर शुड भी, देखो ये रियल गैस होता तो ये ठीक था, इन केस ऑफ रियल गैस में हीटिंग होती है क्या? नहीं, हीटिंग नहीं होती, कूलिंग होती है, ये बात हुई। और ये इन केस ऑफ आइसोथर्मल फ्री, अब यहां रियल लिखा है तो ठीक है, रियल लिखा है तो ये भी ठीक है, सो करेक्ट आंसर शुड बी सी एंड डी, द करेक्ट आंसर शुड बी सी एंड डी, यस। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सी एंड डी करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आखिरी एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, मजा आएगा करके, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम दोनों का मेल है इस क्वेश्चन में। चलिए, अब ये पहला लाइन जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये रिएक्शन है ए टू पी, और प्लॉट दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ पी का, ठीक है, और टेम्परेचर T1 और T2 के साथ, ये प्लॉट है। चलिए, अब इसमें आप मोर देन वन करेक्ट है, आप ऑप्शन अपने हिसाब से चूज करिएगा। रिएक्शन ये है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद P, एंड नाउ यू हैव टू चूज, दिस द प्लॉट गिवन, दिस इज 5, नहीं दिख रहा होगा तो दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 10, एंड दिस इज T1 T2, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 लिखा हुआ है, और ये डेल्टा एच डिग्री ये सब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और कुछ कुछ और लिखा हुआ है, देख लीजिए कौन बड़ा है क्या छोटा है। सो यूज योर माइंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन 3 मिनट्स। चलिए, क्वेश्चन तो पढ़ लिया अपन ने, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो बताना है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट करिए।
चलिए सोचते हैं इसके बारे में। ओके, तो क्या चीजें हैं जो समझ में आ रही है। तो पहली बात तो ये लग रही है कि देखो ये ए का कंसंट्रेशन है, ये पी का कंसंट्रेशन। तो देखो यहां पे अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो बात करूं अगर मैं, तो ये बात तो एकदम क्लियर कट दिख रही है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ाया जा रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जा रहा है, दिख रहा है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट बढ़ जा रहा है, देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। एक बात तो एकदम सीधे से दिख रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेल्टा एच नेगेटिव ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेल्टा एच पॉजिटिव, हाँ ये पार्शियली करेक्ट है, लेकिन डेल्टा जी देखना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा जी देखना पड़ेगा। अब देखो कुछ कुछ मास्टर लोग आपको ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे अर्धज्ञानी लोग कि देखो बेटा रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा ना, डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा ना। ये बहुत ही बचकानी बात है, ठीक है, ये बहुत बचकानी बात है, और मैं बोलूं तो गलत भी है, क्योंकि डेल्टा जी डिग्री आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। आपने क्या मेरी थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट के 2 लेक्चर देखे जो बहुत ज्यादा दिमाग खाए होंगे आपके, वो 2 लेक्चर्स जहां मैंने आपको डेल्टा जी डिग्री सबकी सच्चाई बताई थी डीजी बाई डीएन वाले कॉन्सेप्ट से। अगर आपने वो देखे होंगे तो आपका दिमाग बहुत खपत हुआ होगा, लेकिन अगर समझ आया होगा तो मजा आ गया होगा। ये भी बात समझ कम बच्चों को आता है, वो ये मैं हमेशा देखा हूं, मैंने अभी तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है कम बच्चों को समझ आ पाता है वो एक बार में, तो बहुत ही कम बच्चों को आता है। तो देखो बेटा ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी डिग्री नेगेटिव ही होता है, ऐसा थोड़ी ना। वो ग्राफ याद करो जो पढ़ाया था मैंने, ग्राफ याद करो, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था अपन। तो मैंने बोला था कि यार ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो डेल्टा जी तुम्हारा 0 है, लेकिन डेल्टा जी डिग्री का क्या पता डेल्टा जी डिग्री किधर लाई कर रहा है। अगर डेल्टा जी डिग्री तुम्हारा इधर लाई कर रहा है, डेल्टा जी डिग्री तुम्हारा इधर लाई कर रहा है, तो फिर वो जो डीजी बाई डीएन है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या होगा, डीजी बाई डीएन स्लोप क्या होगा, अरे पॉजिटिव होगा स्लोप, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो कहीं इस तरफ लाई कर रहा है इस पॉइंट के, तब डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है। थोड़ी डीप बातें हैं, कम लोगों को समझ आती है, बट अगर ठीक है तो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां अगर आपको 3 ऑप्शन में डेल्टा जी डिग्री नेगेटिव दिख रहा है तो ये घटिया तर्क ना दे कि अरे नेगेटिव तो होता है, स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस है तो नेगेटिव होता है, ऐसी घटिया तर्क ना दे, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव हो सकता था, बट यहां तीनों ऑप्शंस में नेगेटिव लग रहा है, तो चलो नेगेटिव होगा ऐसा मान सकते हैं, बट अपन यहां पे दैट है। डेल्टा जी डिग्री का एक और तरीका था, याद आ रहा है, माइनस आर टी एल एन के, याद आ रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये भी। आपको अच्छे फॉर्मूलाज जगल करने होंगे उसके बाद बनेगा ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा आपको, याद होगा ये कहां से आता था, ये यहां से आता था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू, यहां से आता था, यहां से ये बनता था। तो इससे बेटा एक बात सीधे समझ आ रही है कि के इक्विलिब्रियम क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये देखो के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो ये देखो आप के इक्विलिब्रियम तो 1 से बड़ा ही है, आप देखिए P हमेशा 5 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज पॉजिटिव विच मेक्स डेल्टा जी डिग्री टू बी नेगेटिव। तो क्या आपको समझ आ गया कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतनी बात बताओ पहले। डेल्टा एच पॉजिटिव वांट ऑफ इक्वेशन से ही आया ना, बिल्कुल वो वांट ऑफ इक्वेशन से ही आया है, लेकिन आपको ये रिजल्ट भी याद होगा, ली चैटलियर का बहुत बेसिक रिजल्ट है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड्स बाय रेजिंग द टेम्परेचर, है ना, वो उससे भी याद होगा तो अच्छी बात है। हाँ वो एक्चुअली मैथमेटिकली वांट ऑफ से ही आया है, ठीक है, मैथमेटिकली वांट ऑफ से आया है, ये ऑप्शन बी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करनी है डेल्टा एस की।
वाह, डेल्टा एस तो खुद में अमेजिंग है। तो डेल्टा जी ये ऐसा है, डेल्टा जी यहां भी ऐसा है, पहला ऑप्शन वैसे ही गलत है। डेल्टा एस क्या होगा? अच्छा, तो डेल्टा एस के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन से इक्वेशन में आए इसको पकड़े क्या? डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री, इसको पकड़ते हैं और यहां से ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी है, डेल्टा एच डिग्री। अब ये नेगेटिव है तो समझ आ रहा होगा आपको, अगर ये नेगेटिव है तो भाई इस बात को समझ तू, ये पॉजिटिव नंबर है। 5वीं 6वीं क्लास की मैथ्स लगा ले, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेट रिजल्ट तेरा नेगेटिव आ रहा है, तो क्या डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है? टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही रहना है केल्विन में, तो डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव माय डियर, इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये नेगेटिव आएगा। इस क्वेश्चन में आप ये देखें, ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज लेस देन T2 by T1, इसका काम अगर आप वॉन्टऑफ से चेक करोगे तब इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो कॉन्सेप्ट से ही कर लिया इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? इसमें कोई बुराई थोड़ी ना। तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव लग रहा है जी, डेल्टा एस भी पॉजिटिव लग रहा है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी बी एंड डी, इट शुड बी बी एंड डी। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक, चलिए, तो ये हुए हमारे आज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट। बोलने को आपको 6 क्वेश्चन लगेंगे, नंबर वाइज थोड़ा कम लगेंगे, बट क्वालिटी काफी बेहतरीन रहेगी क्वेश्चंस की, इस बात की गारंटी है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर भी हम इस वीक ही करेंगे, इस वीक सेम इसी में मैं आपको ऐप पर ही आपको मैसेज छोड़ दिया जाएगा और इन्हीं 2 चैप्टर्स को थोड़ा भी और करेंगे, ठीक है? अभी आज हमने ये 6 क्वेश्चन किया है, इस वीक 1-2 सेशंस और इसके करेंगे, जिसमें हम थोड़े और क्वेश्चंस इसके लेंगे, ठीक है? तो जो भी बच्चे देख रहे हैं और अभी नहीं ज्वाइन हुए हमारे साथ, एनरोल नहीं किए, आपको मैं बोलना चाहता हूं यार, बिल्कुल आप 100% गारंटीड आपको मैं रिजल्ट देकर बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको क्लासेस में, तो बिल्कुल आ जाइए। और अगर आप सीरियस एडवांस एस्पायरेंट है तभी आपको मजा आएगा, सीरियस एडवांस एस्पायरेंट है। आप अगर ऐसा इधर उधर कुछ भी पढ़ के आ गए हो और उसके बाद फिर बोल रहे हो सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरे से अप्रोच नहीं हो रहा है, तो फिर वो उसके लिए फिर जवाबदार नहीं है। तो पहला प्रोसेस यही होना चाहिए कि लेक्चर्स बहुत अच्छे से आपने करे हो, उसके बाद ही आप इन सेशंस को अटेंड करिएगा, तभी इसका कुछ मतलब हो पाएगा। बिना लेक्चर के या फिर इधर औने पौने मास्टरों के लेक्चर को देख कर आ रहे हो या इवन आप कोई किताब से सेल्फ स्टडी करके आ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ढंग के लेक्चर्स देखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। चलो बेटा, इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपन शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जितने भी रिएक्शन है थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस ही कराऊंगा। ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, तो पूरी ऑर्गेनिक के लिए मैं समय दे रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिए, अभी तो एडवांस को काफी समय है। और बेसिक मेंस लेवल के सवाल आप खुद से बना लीजिए, फिर ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया लेवल के, ठीक है? चलो ठीक है, आई होप मजा आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, ठीक है? बाय देन। हाँ कर दो बेटा, शुरू कर दो, अक्षय चौधरी कर दो शुरू, कर दो बायोमोलिक्यूल ही बचा हुआ है, कर दो शुरू, हो जाए।